नौतनवा विधानसभा का जब नाम आता है तो दो बड़े चर्चित चेहरे सामने आते हैं। अमरमणि त्रिपाठी व कुंवर अखिलेश सिंह बनाम ये कहा जाए ठाकुर बनाम पंडित की चर्चा होने लगती है। भारतीय जनता पार्टी का जो जाल है वो विभिन्न राजनीतिक दलों को अपने जाल में जकड़ करके रखा है। विपक्ष का नेतृत्व है वो जमीनी हकीकत से परिचित ही नहीं। एजेंट भारतीय जनता पार्टी के जो एजेंट विपक्षी दलों में घुसे हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए जमीन तैयार करने का काम कर रहे हैं। सांसद जी अब विपक्ष पे आरोप लगा रहे हैं कि विपक्षी महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से कुंवर अखिलेश सिंह क्या चुनाव लड़ेंगे, चुनाव भी लड़ते हैं तो किस पार्टी से लड़ेंगे, क्योंकि अभी आधिकारिक बयान आया है मथुरा जिलाध्यक्ष का कि हमने सपा से पार्टी से बाहर कर दिया। देखिए, जैसे समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता। चुनाव अगर कोई किसी पार्टी में आदमी लड़ता है तो पहले आवेदन देता है, तो मैंने समाजवादी पार्टी में आवेदन ही नहीं दिया है। अपनी स्थिति खराब हो गई है समाजवादी जो आप उससे चुनाव नहीं लड़ सकते। इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता इस पर मैं कोई, क्योंकि मैंने खून पसीने से समाजवादी पार्टी को सींचा। समाजवादी पार्टी का मैं संस्थापक सदस्य रहा। 1,41,000 रुपए की रसीद दी है। जब हम वीरेंद्र चौधरी के लिए वोट मांगे, जब मैं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ अपने छोटे भाई कुंवर कौशल सिंह के लिए अपने डिग्री कॉलेज के ग्राउंड पर उनकी सभा को साझा कर रहा था, उनके साथ मंच साझा कर रहा था। और वीरेंद्र चौधरी लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, फिर आपको चुनाव लड़ने की क्या जरूरत है? इसलिए क्योंकि 2.5 वर्षों में वीरेंद्र चौधरी फरीदा विधानसभाओं की आकांक्षाओं पे खड़े ही नहीं हुए। तो आपने अमरमणि की बात किया, तो अमरमणि बहुत से दलों की यात्रा कर चुके हैं। उनके पिता अमरमणि त्रिपाठी जी कांग्रेस पार्टी से ही राजनीति शुरू की थी। स्वर्गीय राजीव गांधी जी जो मिस्टर क्लीन कहे जाते थे, उन्होंने स्वर्गीय हरिशंकर तिवारी जी के लिए चिल्ली पार में वोट मांगने का काम किया। कांग्रेस पार्टी को धोखा देकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी से वो सदस्य थे, कांग्रेस पार्टी को धोखा दे करके उन्होंने कल्याण सिंह की सरकार 1996 में बनवाने का काम किया। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी में गए, बहुजन समाज पार्टी को धोखा दे करके समाजवादी पार्टी की सरकार बनवाने का उन्होंने काम किया। किसको कह रहे हैं आप? हरिशंकर तिवारी अमरमणि? नहीं, अमरमणि त्रिपाठी। अमरमणि त्रिपाठी ने उनको धोखा देने का काम किया। और हमारे नेता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने कहा कि अमरमणि ने देश बचाया, प्रदेश बचाया। और आज योगी आदित्यनाथ जी की गोद में बैठे हैं, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की गोद में वो बैठे हैं। आज उनके खिलाफ कुर्की हो गई, भगोड़े घोषित कर दिए गए। गोरखपुर में घूम रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पुलिस उनको पकड़ नहीं पा रही। जय हिंद। अभी इस वक्त मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में। महाराजगंज जिले का नौतनवा विधानसभा है। नौतनवा विधानसभा का जब नाम आता है तो दो बड़े चर्चित चेहरे सामने आते हैं। लोगों के दिमागों में अलग अलग बातें गूंजने लगती हैं, अलग अलग घटनाओं का जिक्र होने लगता है। नौतनवा विधानसभा से दो चर्चित चेहरे अमरमणि त्रिपाठी व कुंवर अखिलेश सिंह बनाम ये कहा जाए ठाकुर बनाम पंडित की चर्चा होने लगती है। इस विधानसभा को लेकर एक बड़ी कुख्यात है ये बातें कि इस विधानसभा का जो भी मामला है, यहाँ पे लड़ाई वर्चस्व की आती है ठाकुर बनाम पंडित की। इसी विधानसभा में हम बात कर रहे हैं महाराजगंज के दबंग राजनेता की छवि रखने वाले साल 1991 व 93 में लक्ष्मीपुर विधानसभा से विधायकी का चुनाव जीतने वाले, साल 1999 में मौजूदा महाराजगंज के सांसद को हराने वाले पूर्व सांसद कुंवर अखिलेश सिंह की हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। चुनाव का समय है, ऐसे में हमने इनसे बातचीत की कि आप हमारे साथ एक बार बातचीत करिए। इन्होंने शहर से बड़ी ही खुशी से तैयार हो गए। सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। सांसद जी, चुनाव का समय चल रहा है, क्या कुछ तैयारियाँ चल रही हैं, क्या कुछ कर रही हैं आप? देखिए, जो वर्तमान चुनाव है लोकसभा का, इसमें भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता चुनाव हराना चाहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो जाल है वो विभिन्न राजनीतिक दलों को अपने जाल में जकड़ करके रखा है। इसलिए जो विपक्ष का नेतृत्व है वो ज़मीनी हकीकत से परिचित ही नहीं, उसे ज़मीनी हकीकत का ज्ञान ही नहीं होने दे रहे हैं।
और भारतीय जनता पार्टी के जो एजेंट विपक्षी दलों में घुसे हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए जमीन तैयार करने का काम कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि अगर हम सही उम्मीदवार का चयन नहीं करेंगे तो माहौल विपरीत होते हुए भी हमको सफलता नहीं मिला। सांसद जी अब विपक्ष पे आरोप लगा रहे हैं, अभी विपक्ष से नहीं, यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि 2002 में भारतीय जनता पार्टी ने देश के किसानों से वादा किया था कि हम किसानों की आय को दुगना कर देंगे। 2002 व्यतीत होने के बाद 2022 में किसानों की आय को दुगना कर देंगे। 2022 व्यतीत होने के बाद 2023 में जब विधानसभा और लोकसभा के बजट सत्र प्रारंभ हुए तो किसी भी राजनीतिक दल ने संसद और विधानसभा की कार्रवाई को इस मुद्दे पर ठप करने का काम नहीं किया, कार्य स्थगन प्रस्ताव लाने का काम नहीं किया कि आपने जो वादा किया था वो वादा क्यों नहीं किया हो। अगर विधानसभा और लोकसभा की कार्रवाई को ठप किया जाता तो पूरे देश के अंदर किसानों के अंदर एक संदेश जाता कि विपक्ष ने हमारे हित की लड़ाई को लड़ने का काम किया। जब 2023 का वर्षाकालीन सत्र प्रारंभ हुआ तो उस वर्षाकालीन सत्र में भी न तो कांग्रेस पार्टी ने न समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे पे विधानसभा और लोकसभा की कार्रवाई को ठप करने का काम किया। उस समय हमने चिंतन किया, मनन किया कि किसानों को ठगा जा रहा, उनके साथ अन्याय हो रहा, क्या किया जाए। तो 9 अगस्त को क्रांति दिवस के अवसर पे महाराजगंज में हमने पूर्वांचल किसान यूनियन का गठन किया और पूर्वांचल किसान यूनियन का गठन करने के बाद हमने भारतीय जनता पार्टी से पूछा कि आपने जो किसानों की आय को दुगना करने का वादा किया था उस वादे का क्या हुआ। आपका वो वादा झूठा निकला। आपने खाद की बोरी पहले 50 किलो से 45 किलो किया और 45 किलो से उसका वजन घटा करके 40 रुपये किलो कर दिया। खाद का दाम आपने बढ़ाया, डीजल का दाम आपने बढ़ाया, लेकिन किसानों की आय की दुगना करने का वादा पूरा नहीं किया। उदाहरण के तौर पे जब मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे और 2014 में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम $118 प्रति बैरल चला गया था, उस समय डीजल और पेट्रोल जिस रेट पर मिल रहा है और जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आज कच्चे तेल का दाम $70 $72 है तो आज जिस रेट पर डीजल और पेट्रोल मिल रहा है उस आधार पे आज डीजल अधिकतम 60 रुपये लीटर पे मिलना चाहिए और पेट्रोल अधिकतम 66 रुपये पे मिलना चाहिए। आज सबसे ज़्यादा अगर डीजल और पेट्रोल की महंगाई का सामना किसी को करना पड़ा तो गांव के आम आदमी को करना पड़ा। तो जब खेती की लागत बढ़ गई और आपने उस अनुपात में किसानों के उपज के मूल्य को नहीं बढ़ाया तो आप बताइए कि आपने किसानों की आय को दुगना कैसे कर दिया। तब हमने ये सोचा कि अब पूर्वांचल किसान यूनियन बना करके किसानों की लड़ाई को समझौता में लड़ना चाहिए। तब से लगातार हम पूर्वांचल किसान यूनियन के माध्यम से किसानों की लड़ाई को लड़ रहे हैं। अभी 15 फरवरी को फरीदा में हम लोगों ने बड़ा कार्यक्रम किया था, फिर 20 फरवरी को हम लोगों ने कट्टा के किसानों के हक की लड़ाई को लड़ने का काम महाराजगंज में किया। उसके बाद फिर हम लोगों ने 12 मार्च को बहुत बड़ा प्रदर्शन किया महाराजगंज जिले में। फिर अभी 16 अप्रैल को हम लोगों ने बड़ा कार्यक्रम किया और 1 मई को मजदूर दिवस पर हमने किसानों को जगाने का काम किया। आप ये बताइए कि आप पूर्वांचल किसान यूनियन का गठन किए, किसानों के हित के लिए ही काम कर रहे हैं, तो सरकार क्या ऐसा काम नहीं कर पा रही है जो किसानों के लिए अभी इस वक्त मौजूदा समय में, क्योंकि प्रधानमंत्री जी द्वारा 2000 रुपये दिया जा रहा है किसानों को, क्या आपको लग रहा है जो नहीं हो रहा है? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि जो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट प्रस्तुत हुई वो MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में हुआ था। MS स्वामीनाथन साहब को मरने के पश्चात उनको भारत रत्न से प्रधानमंत्री जी ने भाजपा की सरकार ने नवाजा। किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से नवाजा गया, लेकिन उनके बताए हुए रास्ते पे चलने के लिए सरकार तैयार नहीं। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट जो संसद में प्रस्तुत हुई उसको सर्वसम्मत से स्वीकार किया गया। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट का जो CP+2 फार्मूला है उससे धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3100 रुपये क्विंटल और गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3150 रुपये क्विंटल होना चाहिए। जिस अनुपात में चीनी का दाम बढ़ रहा है उसी अनुपात में गन्ने का दाम बढ़ना चाहिए, लेकिन सरकार ने स्वामीनाथन कमीशन की इस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया और उत्तर प्रदेश में किसानों को और देश के अन्य हिस्सों में किसानों को 2185 रुपये क्विंटल
धान का समर्थन मूल्य दिया और गेहूं का 2275 रुपये क्विंटल दिया। 1 एकड़ में 18,000 रुपये धान के दाम में लूट हो रही है, 1 एकड़ में लगभग 16,000 रुपये गेहूं के दाम में लूट हो रही है, और आप 2,000 रुपये की भीख दे करके किसान के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। 13वीं लोकसभा में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने एक संकल्प पारित किया था कि देश की सभी नदियों को जोड़ करके और जल को संग्रहित करके हम बाढ़ की विभीषिका से देश को बचाएंगे, और जो जमीन सूखी है, जहाँ पानी के साधन नहीं है, वहाँ हम पानी के साधन उपलब्ध करा करके किसानों को 12 मास उनके खेत के लिए पानी उपलब्ध कराएंगे और गिरते हुए जल स्तर को ऊपर उठाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 10 साल में उस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया, और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसको नहीं डाला, 10 साल तक जो कांग्रेस की गठबंधन की सरकार रही दिल्ली में, उन्होंने भी इसको ठंडे बस्ते में डालने का काम किया। आज देश का किसान ये जानना चाहता है कि इतनी महत्वपूर्ण योजना को क्यों ठंडे बस्ते में डाला गया। क्या देश की आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी आज प्रकृति के भरोसे हम खेती करने के लिए बाध्य नहीं? अभी आपने देखा होगा कि महाराजगंज में गेहूँ की फसल खड़ी थी, गाँव के गाँव जल गए, लेकिन उन फसलों को बचाने के लिए, गांव को बचाने के लिए हमारे पास फायर ब्रिगेड के संसाधन उपलब्ध नहीं थे। यदि हम गंडक से एक नई नहर निकाल करके और यहाँ नहरों का और जाल बिछाते तो हम बहुत से गांवों को उन नहरों के माध्यम से बचा सकते थे और 12 मासी फसल महाराजगंज जनपद में पैदा कर सकते। पूर्वांचल किसान यूनियन की मुख्य क्या है माननीय किसानों के लिए? देखिए, हमारे महाराजगंज जनपद अभी हमारा जो कार्य क्षेत्र है वो व्यवहारिक रूप से महाराजगंज। लोकसभा चुनाव के बाद हम जो गोरखपुर मंडल है, उस गोरखपुर मंडल तक अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाएंगे, और जब गोरखपुर मंडल हमारा पूरा हम उसको संगठित कर लेंगे, तब हम संपूर्ण पूर्वांचल को उस दायरे में लेने का काम करेंगे। पूर्वांचल किसान यूनियन की पहली मांग ये है कि किसानों को सम्मान मिले। 107-16 की दफ़ा के तहत आज गांव-गांव में किसानों को नोटिस दी जा रही है। पंकज चौधरी को 107-16 की नोटिस नहीं दी जा रही है, कुंवर अखिलेश सिंह को 107-16 की नोटिस नहीं दी जा रही है, वीरेंद्र चौधरी को 107-16 की नोटिस नहीं दी जा रही है, जो बसपा के उम्मीदवार हैं उनको 107-16 की नोटिस नहीं दी जा रही है। 107-16 में समय और धन की बर्बादी है। अंग्रेजों ने राज करने के लिए इस धारा का गठन किया था, अब ये धारा अप्रासंगिक हो चुकी, इररेलीवेंट हो चुकी, इसलिए पूर्वांचल किसान यूनियन मांग करती है कि 107-16 की धारा को ख़त्म किया जाए। दूसरी चीज़ ये है कि स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट का जो CP+2 फार्मूला, उस फार्मूले के आधार पर किसानों के उपज का मूल्य तय किया जाए। जैसे अभी 3 महीना पहले आपने 400 रुपये किलो लहसुन खरीदा होगा, जब मध्य प्रदेश जो सबसे बड़ा लहसुन उत्पादक राज्य है, वहाँ पिछले साल किसानों ने जब लहसुन पैदा किया तो उन्हें 8 रुपये किलो पर अपना लहसुन बेचने के लिए बाध्य होना पड़ा। अगर सरकार 50 रुपये पर किलो का MSP जारी करती है लहसुन पे, तो विषम परिस्थितियों में, मतलब विपरीत दिनों में, उपभोक्ता को 100 रुपये से ज़्यादा दाम लहसुन का नहीं देना पड़ेगा और किसान की माली हालत में इजाफा होगा। आलू को ले लीजिए, अभी जब हमारा आलू पैदा हुआ था तो जो जिले आलू उत्पादक थे वहाँ 5 रुपये 6 रुपये किलो पर किसानों को आलू बेचना पड़ा। आज हम 22 रुपये 25 रुपये किलो पर आलू 3 महीने के अंदर ही खरीद रहे हैं। अगर किसानों का आलू 10 रुपये किलो पर खरीद लिया जाता तो अधिकतम 20 रुपये से ज़्यादा उपभोक्ता को आलू का दाम नहीं देना पड़ता। इसी तरह से मत्स्य पालन के क्षेत्र में देख लीजिए, आज आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये 2 राज्य देश के ऐसे हैं जो फिशरीज के क्षेत्र में सेंट्रल सब्सिडी का सर्वाधिक पैसा ले जा रहे हैं। अगर ये पैसा हमारे महाराजगंज जनपद जैसे तराई के इलाके में मिले और हमारा बेरोजगार नौजवान 50.1 एकड़ में तालाब खुलवा करके इजरायली तकनीक पर अगर मछली का उत्पादन करता है तो वो ताज़ी मछली लोगों को खिलाने का काम करेगा और साथ ही साथ अपनी आय को बढ़ाने का काम करेगा। ये था किसानों का मामला। हम बात करते हैं, एक सवाल आपसे ये है कि जिसका हमको जवाब हाँ आना चाहिए, इसके बाद हम आगे बात करेंगे। महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से कुंवर अखिलेश सिंह क्या चुनाव लड़ेंगे? जनता इजाज़त देगी तो निश्चित तौर पर हमारी पूर्वांचल किसान यूनियन की कोर कमेटी शीघ्र ही जो पर्चा दाखिले का 7 तारीख तक हम पूर्वांचल किसान यूनियन की कोर कमेटी की बैठक बुला लेंगे और उसमें निर्णय लेंगे। साल 1999 में आपने पहला चुनाव लड़ा? नहीं, 1996 में दूसरा चुनाव लड़ा, जीत हुई आपकी। 2004 में आप हारे, 9 में आप चुनाव नहीं लड़े, 14 में आप चुनाव हारे, 19 में भी हारे, तो 24 में क्या लगता है आपको? देखिए, पहली चीज़ तो ये है
कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने जो जहर बोया, उस जहर का ये परिणाम था कि समाजवादी पार्टी जो एक अच्छी खासी संख्या में संसद के अंदर जाती थी, उसकी संख्या घट के 5 रह गई। 2019 में सपा बसपा गठबंधन में भी समाजवादी पार्टी 2019 में 5 सीट पर आ गई और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की पत्नी श्रीमती डिम्पल यादव जी तक कन्नौज से चुनाव हारे। बदायूं जो समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीट थी, वहां से धर्मेंद्र यादव चुनाव हारे। ये तो समाजवादी पार्टी के नेतृत्व को इस पर चिंतन मनन करना चाहिए था कि ये हार क्यों। महाराजगंज से आपने 3.5 लाख वोट पिछली बार पाया था, तो इस बार क्या लगता है आपको कितने वोट, अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो लगभग कितने वोटों से आपकी जीत होगी या कितने वोटों का आंकड़ा आपके पास? देखिए, अलग अलग चुनाव की अलग अलग स्थितियाँ होती हैं। जब 1999 में हम चुनाव लड़े जीते थे तो पंकज चौधरी जी को 2,29,000 वोट मिले थे। नहीं, 2004 में जब हम चुनाव जीते तो 49,000 नए मतदाता बढ़ने के बावजूद मात्र 2,27,000 वोट पा चुके पंकज चौधरी चुनाव जीते। तो अलग अलग चुनाव की अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं। आज जनता जिस तरह से पंकज चौधरी से नाराज है, उसमें मुझे ये लगता है कि जो व्यक्ति मजबूती के साथ तन करके खड़ा हो जाएगा, जनता उसके पक्ष में मतदान करेगी। अच्छा, अगर सांसद जी आप अगर चुनाव भी लड़ते हैं तो किस पार्टी से लड़ेंगे? क्योंकि अभी आधिकारिक बयान आया है मौजूदा जिला अध्यक्ष का कि हमने सपा से उनको पार्टी से बाहर कर दिया है। देखिए, जैसे समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता। चुनाव अगर कोई किसी पार्टी में आदमी लड़ता है तो पहले आवेदन देता है कि मैं आपकी पार्टी से इस पद के लिए चुनाव लड़ने का इच्छुक हूँ। तो मैंने समाजवादी पार्टी में आवेदन ही नहीं दिया है। क्या इतनी स्थिति खराब हो गई है समाजवादी की जो आप उससे चुनाव नहीं लड़ना चाहते? नहीं, ये मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। इस पर मैं क्योंकि मैंने खून पसीने से समाजवादी पार्टी को सींचा। समाजवादी पार्टी का मैं संस्थापक सदस्य रहा हूँ, लेकिन समाजवादी पार्टी को 2014 में ही ये चिंतन करना चाहिए था, जबकि सरकार में रहते हुए समाजवादी पार्टी के 5 ही लोकसभा सदस्य को जीते। तो क्या लगता है इस बार महाराजगंज लोकसभा सीट में क्या चल रहा है? देखिए, अभी जनता जो है, जनता कभी कभी नकारात्मक रूप से भी मतदान कर देती है। जनता जो है कभी कभी नकारात्मक 2009 में मैं जब चुनाव नहीं लड़ा और मैंने अपना पर्चा वापस ले लिया तो स्वर्गीय हर्षवर्धन जी 14 दिन के अंदर MP बन गए थे और 60% बूथों पर उनके एजेंट आए थे। इस बार पंकज चौधरी के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। क्या लगता है हवा लोगों में ये कहा जाए, चाक चौराहों पे ये बातें चल रही हैं कि एक चौधरी दूसरे चौधरी को समर्थन कर रहा है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, मैं ये बातें नहीं कहना चाहता, लेकिन फरीदा विधानसभा में अब तक का जो रिकॉर्ड रहा है कि जो लोग विधायक के चुनाव में वीरेंद्र चौधरी जी को वोट देते थे, वो लोग MP के लोकसभा के चुनाव में पंकज चौधरी को वोट देते थे। लगभग 25,000 मतदाता कॉमन मतदाता था जो लोकसभा में पंकज चौधरी को वोट देता था और विधानसभा में वीरेंद्र चौधरी को वोट देता था। तो वीरेंद्र चौधरी की जो जमीनी हकीकत है कि इस चुनाव में क्या होगा मैं नहीं जानता, लेकिन अगला विधानसभा अगर चुनाव लड़ते हैं वीरेंद्र चौधरी तो फरीदा से MLA नहीं बनेगा। ये आप कैसे दावा कर सकते हैं? इसलिए दावा कर सकते हैं कि 1996 से वीरेंद्र चौधरी चुनाव लड़ते हैं। 2022 में हम और राम प्रकाश सिंह खड़े नहीं हुए होते तो वीरेंद्र चौधरी को विधानसभा की सदस्यता नसीब ही नहीं होती। ये रिकॉर्ड बता रहा है। आपको पार्टी से इसलिए निष्कासन किया गया क्योंकि इसके बाद पहले ये तो बात देखिए, ये बात तो मेरे समझ में ही नहीं आ रही है। जो 2022 का चुनाव हुआ था उसमें ऐलानिया तौर पे मैंने R.K. मिश्रा जी के लिए टिकट की बात की थी और जब टिकट नहीं मिला तब भी मैं R.K. मिश्रा जी के साथ खड़ा रहा। मैंने निर्मेश मंगल के लिए टिकट की वकालत किया था। निर्मेश मंगल के निर्दल चुनाव लड़ने पर भी मैं निर्मेश मंगल के साथ खड़ा था। राम प्रकाश सिंह के लिए मैंने टिकट की सिफारिश किया था। राम प्रकाश सिंह को जब नहीं मिला और शंखलाल मांझी जी लड़ाई के बाहर हो गए और मुझे लगा कि अब बजरंग बहादुर सिंह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीत जाएंगे,
तो जब 4 दिन रह गया चुनाव का, तो वीरेंद्र चौधरी जी मनोज सिंह पूर्व प्रधान कोल्ही को लेके मेरे आए, मेरा पैर उन्होंने छुआ और कहे आशीर्वाद दीजिए। मैंने कहा कि मुझे समय दो। बड़ी बात कह रहे हैं। अगर ये बात मैं असत्य कह रहा हूँ तो आद्रिवन लेहड़ा मंदिर में माता जी का प्रसिद्ध मंदिर है, उसकी सख्त पीठ पर पिंड पर हाथ रख करके वीरेंद्र चौधरी कहे कि मैं गलत बोल रहा हूँ, मैं राजनीति से संन्यास ले लूँ। मैं कहना चाहता हूँ वो आए और उसके बाद जो 18 गांव लक्ष्मीपुर विधानसभा के परिसीमन के बाद फरीदा में गए थे, उन 18 गांव में मैंने मोर्चा संभाला, लोगों को समझाया कि अगर हम लोग वीरेंद्र चौधरी के पक्ष में पंजे पर मतदान नहीं करेंगे तो जो मेरा राजनीतिक गणित है वो ये कहता है कि बजरंग बहादुर सिंह चुनाव जीत जाएंगे। तब 1200 कुछ वोटों से वो चुनाव जीते। फरीदा विधानसभा में ही वीरेंद्र चौधरी अभी बहुत पीछे हैं। आपको लगभग 1.5 लाख की एक रसीद दी गई है, पार्टी द्वारा क्या है उसमें? नहीं, वो तो जो वो डेट ऐसा है कि जो इस लड़के का बयान आया निष्कासन का, इस लड़के को पता ही नहीं है कि समाजवादी पार्टी में कौन सदस्य है कौन नहीं। वो जिलाध्यक्ष है और उस जिलाध्यक्ष को ये पता नहीं है कि मैं समाजवादी पार्टी का प्रारंभिक सदस्य हूँ। सक्रिय सदस्य की बात छोड़ दी। मैंने एक उदाहरण दिया कि 9/10/2014 को मुझे सदस्यता शुल्क के रूप में 1,41,000 रुपये की रसीद दी गई। 1,41,000 रुपये की रसीद दी गई। ये कब की है? ये जब समाजवादी पार्टी सरकार में थी 9/10/2014, लोकसभा का जब चुनाव संपन्न हो गया उसके बाद। तो अब इसमें ये समाजवादी पार्टी की कार्यप्रणाली है कि हम 1 रुपया नहीं दे रहे हैं, लेकिन 1,41,000 की रसीद हमको सदस्यता शुल्क के रूप में काट करके दे दिया गया है। तो जिस पार्टी को ये पता ही नहीं है कि कौन हमारा सदस्य है कौन नहीं सदस्य है, इनको निकालना तो तब चाहिए था जब मैं आर के मिश्रा के लिए प्रचार कर रहा था, जब हम निर्वेश मंगल के लिए वोट मांग रहे थे, जब हम वीरेंद्र चौधरी के लिए वोट मांग रहे थे। इनको निकालना चाहिए था तब 2012 में, जब मैं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ अपने छोटे भाई कुंवर कौशल सिंह के लिए अपने डिग्री कॉलेज के ग्राउंड पर उनकी सभा को साझा कर रहा था, उनके साथ मंच साझा कर रहा था। तो आप ये बात कह रहे हैं कि मैं वीरेंद्र चौधरी के लिए वोट मांगा, इस बार वीरेंद्र चौधरी लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, तो फिर आपको चुनाव लड़ने की क्या जरूरत है? इसलिए क्योंकि 2.5 वर्षों में वीरेंद्र चौधरी फरीदा विधानसभाओं की आकांक्षाओं पे खड़े ही नहीं थे। वहाँ जो जुल्म हुआ, जो अन्याय हुआ, उसमें कहीं वीरेंद्र चौधरी का पता नहीं रहा। जब आप एक विधानसभा को नहीं संभाल सकते हैं तो आप लोकसभा जैसे बड़े क्षेत्र को कैसे संभालने का काम करेंगे? ये आप जाकर के वहाँ आप लोगों का इंटरव्यू लीजिए, लोग बताएंगे। आज अगर चुनाव हो जाए तो आज बजरंग बहादुर सिंह वहाँ से जीते हुए विधायक। भाजपा ने 400 पार का नारा दिया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, अभी 2 चरणों में जो चुनाव हुए हैं, 2 चरणों का मतदान हुआ है, उसमें भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। 2 चरणों में ये कहा जाए कि पिछले कुछ दिनों पहले कांग्रेस से पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी के लड़के अमरमणि ने सदस्यता ली थी। पार्टी से सिंबल के लिए आग्रह भी किया था, पार्टी ने सिंबल नहीं दिया, मना कर दिया। ये या कहा जाए कि चुनाव नहीं लड़ेंगे इस बार। तो कुंवर अखिलेश सिंह क्या कारण है कि जो देखिए जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो कि सपा के फाउंडर मेंबर रहे हैं, सच्चे सिपाही रहे हैं, आज क्या जरूरत है चुनाव लड़ने की अपने ही गठबंधन के खिलाफ? नहीं, पहली चीज़ तो ये है, मैं आपको स्पष्ट कर दूँ कि मैं समाजवादी पार्टी का प्रारंभिक सदस्य भी नहीं हूँ। मैं पूर्वांचल किसान यूनियन का अध्यक्ष हूँ, नंबर 1। दूसरी बात, जो आपने अमन मणि की बात किया, तो अमर मणि बहुत से दलों की यात्रा कर चुके हैं। उनके पिता अमरमणि त्रिपाठी जी कांग्रेस पार्टी से ही राजनीति शुरू किए थे। स्वर्गीय राजीव गांधी जी, जो मिस्टर क्लीन कहे जाते थे, उन्होंने स्वर्गीय हरिशंकर तिवारी जी के लिए चिल्लू पार में वोट मांगने का काम किया था। भारतीय कांग्रेस पार्टी को धोखा देकर उन्होंने, कांग्रेस पार्टी से वो सदस्य थे, कांग्रेस पार्टी को धोखा दे करके उन्होंने कल्याण सिंह की सरकार 1996 में बनवाने का काम किया।
उसके बाद बहुजन समाज पार्टी में गए, बहुजन समाज पार्टी को धोखा दे करके समाजवादी पार्टी की सरकार बनवाने का उन्होंने काम किया। मुझे लगता है किसको कह रहे हैं आप, हरिशंकर तिवारी, अमरमणि? नहीं, अमरमणि त्रिपाठी, अमरमणि त्रिपाठी ने उनको धोखा देने का काम किया। और हमारे नेता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने कहा कि अमरमणि ने देश बचाया, प्रदेश बचाया, लेकिन अमरमणि आजीवन कारावास की सजा काट करके निकले और आज योगी आदित्यनाथ जी की गोद में बैठे हैं। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की गोद में वो बैठे थे। आज उनके खिलाफ कुर्की हो गई, भगोड़े घोषित कर दिए गए, गोरखपुर में घूम रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पुलिस उनको पकड़ नहीं पा रही। तो ये थे पूर्व महाराजगंज के पूर्व सांसद कुंवर अखिलेश सिंह। इनका कहना है कि इस बार ये लोकसभा चुनाव लड़ेंगे ये, लेकिन जनता डिसाइड करेगी। पंजाब 24 न्यूज़ के लिए मेरा नाम है सलमान अली बंजारा। जय हिंद।